केपलर का थर्ड लॉ देखते हैं, क्या बोलता है? द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, तो मेजर एक्सिस क्या हुआ है? ये मेजर एक्सिस है, ये तो अपन ने देखा था मेजर एक्सिस। ठीक है, और सेमी मेजर एक्सिस क्या होता था? इसका हाफ ए। ठीक है, और ये क्या होता था? ये बी होता था। तो केपलर्स लॉ क्या बोल रहा है? टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब उसको सपोज अपन कैपिटल टी मान लेते हैं, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, ये सेमी मेजर एक्सिस ए क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ठीक है, ये केपलर का थर्ड लॉ है। तो इसको अप्रूव करते हैं। तो सबसे पहले ऐसा करेंगे कि ऑर्बिट के जो ये दो पॉइंट्स हैं, इसमें जो वेलोसिटी है पार्टिकल की, उनके बीच में अपन रिलेशन निकालेंगे, है ना? वो काम आएगा इस रिलेशन को प्रूव करने के लिए। तो सपोज यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, ठीक, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, क्या ले लेते हैं, है ना, v2 ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये डिस्टेंस जो है इसको r1 ले लेते हैं, और इस वाले डिस्टेंस को r2 ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो डिस्टेंस था ये क्या था? ये तो अपन ने देखा था पहले, ये AE के बराबर है। ठीक, तो R1 को अपन क्या लिख सकते हैं? A1 प्लस ई लिख सकते हैं, दिख रहे हैं, है ना? A तो है ही R1, मतलब R1 में ये A है प्लस AE, तो A1 प्लस ई। और इसी तरह से R2 को अपन क्या लिख सकते हैं? A1 माइनस ई। ठीक है, एक तो ये हो गया। अच्छा दूसरा क्या है, इसको यदि हम 0.1 मान लेते हैं और इसको 0.2 मान लेते हैं, तो 0.1 और 0.2 पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है ना? ये तो क्लियर है, अपन देख चुके हैं पीछे। तो L1 जो है वो L2 के बराबर। तो क्या मतलब निकला? वेक्टर फॉर्म ले लेते हैं इसका, तो क्या हो गया? R1 क्रॉस MV1, ये कितने के बराबर है? R2 क्रॉस MV2 के बराबर। ठीक है, अच्छा R1 और V1 के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है, ये दिख रहा है। और R2 और V2 के बीच में भी एंगल कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसको तो सीधा लिख सकते हैं अपन, है ना, R1 MV1 sin थीटा। तो R1 MV1, और sin थीटा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि sin थीटा जो है 90 डिग्री है, तो 1 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? R2 MV2। तो क्या हो गया? R1 V1 R2 V2 के बराबर हो गया। अच्छा अब यहाँ से R1 V1 की जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? A1 प्लस ई V1 इज इक्वल टू A1 माइनस ई V2। बेसिकली हमने V2 V1 के टर्म्स में निकाल लिया। क्या हो गया? V1 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। तो ये एक रिलेशन आ गया, इसको अपन आगे यूज करेंगे। V2 और V1 के बीच में रिलेशन आ गया अपने पास में। अच्छा इन डेरिवेशंस तो सी जेई में एज सच तो ऑब्वियसली नहीं आते हैं, बट डेरिवेशन करने का फायदा क्या हो रहता है कि आप है ना इस तरह की चीज़ों से फैमिलियर हो जाते हैं, है ना? कल को किसी क्वेश्चन के फॉर्म में भी वो दे सकता है कि भाई जैसे V1 यदि दिया हुआ है तो किसी दूसरे पॉइंट पे हमको यदि वेलोसिटी निकालनी है तो किस तरह से निकाल सकते हैं, है ना? उसका थोड़ा सा एक रफ आइडिया लग जाता है इससे। अच्छा अब क्या, जैसे ये प्लैनेट जो है वो जब रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी टोटल एनर्जी है वो भी कंजर्व रहेगी। ठीक है, टोटल एनर्जी मतलब किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम जो है वो कांस्टेंट रहेगा।
तो पॉइंट 1 पे ये टोटल एनर्जी उसको मैं E1 बोल देता हूँ, वो किसके बराबर होगा, पॉइंट 2 पे जो एनर्जी है उसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, E1 लिखते हैं, E1 क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी लिखते पहले, माइनस जी एम, ये कैपिटल एम है वो सन का मास है, ठीक, एम एम बाय R1 प्लस हाफ एम V1 स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस जी एम एम बाय R2 प्लस हाफ एम V2 स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं। अब ऐसा करते हैं, ये R2 वाली टर्म इधर ले आते हैं, V1 वाली टर्म उधर ले जाते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो है ना, और ये मास जो है वो तो कैंसिल हो गया सब जगह से, मास ऑफ प्लैनेट जो है पूरे इक्वेशन में कैंसिल हो गए, तो उस तरफ जो है वो केवल V2 और V1 की टर्म्स रह जाएंगी, है ना, 2 ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो गया, 2gm 1/R2 माइनस 1/R1, और ये कितना हो गया, V1 स्क्वायर वन प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई होल स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, V2 की वैल्यू डाल दी, इस V2 इस वाली जगह पे हमने V2 की वैल्यू डाल दी यहाँ से लेकर के। ठीक है, अब थोड़ी जगह कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2gm, अच्छा R1 माइनस R2 की वैल्यू डाल देते हैं, 2ae, और नीचे जो है वो R1 और R2 की वैल्यू डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर 1 प्लस ई इंटू 1 माइनस ई, और ये कितना हो गया, V1 स्क्वायर 4e अपॉन 1 माइनस ई होल स्क्वायर। तो इससे आपका V1 की वैल्यू आ गई gm बाई ए 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई अंडर रूट। ठीक है, तो ये V1 की वैल्यू आ गई, इसको अपन आगे यूज करेंगे। अच्छा, इसी तरह से आप V2 की वैल्यू निकालते, है ना, V2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ पे V1 की वैल्यू डाल करके, तो V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, gm बाई ए 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। ठीक है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इन द सेंस कि भाई आप ये देख सकते हैं इसमें स्लोअर कौन सा होगा, V1 स्लोअर है क्योंकि V1 ज़्यादा दूर है ना, ये तो अपन ने जब सेकंड लॉ डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे देखा ही था। तो जो स्लोअर वाला है उसमें ऊपर जो है 1 माइनस ई आ रहा है और नीचे 1 प्लस ई, और जो फास्टर वेलोसिटी है उसमें 1 प्लस ई ऊपर आ रहा है और नीचे 1 माइनस ई आ रहा है। ठीक, तो इस इक्वेशन को रिटेन कर लेते हैं और फिर बाकी जगह बना लेते हैं। अच्छा, अब जब अपन सेकेंड लॉ का प्रूफ कर रहे थे तो अपन ने क्या रिलेशन निकाला था, dA बाई dt ये L/2m होता था। यही बेसिकली सेकेंड लॉ का प्रूफ यही था कि एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट किसी भी टाइम पीरियड पे, है ना, सेम टाइम पीरियड में वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और चूंकि राइट वाली टर्म जो है वो कांस्टेंट थी, तो इसी इक्वेशन को यूज करके अपन ने सेकेंड लॉ प्रूव किया था। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, है ना, ध्यान में आप रखें, क्योंकि ये यूं का यूं पूछ सकते हैं, है ना, एरिया स्वेप्ट पूछने के लिए। ठीक है, तो अब इस प्लैनेट के ऑर्बिट में देखते हैं, ये सपोज जब वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेता है तो कितना एरिया कवर कर रहा है, इस एलिप्स का एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, कंप्लीट रेवोल्यूशन में, तो एरिया जो कंप्लीट रेवोल्यूशन, एरिया ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन, ये कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ एलिप्स, और एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है, पाई ए बी होता है। ठीक है, ए ये
और बी सेमी मेजर एक्सिस का, ये सॉरी माइनर एक्सिस का हाफ, ठीक है। और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, है ना, पूरे रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड जो है ये तो टी हो जाएगा, यही वाला टी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू डाल देते हैं। अच्छा, और किसी भी एक पॉइंट का हम एंगुलर मोमेंटम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी हमको मालूम है, तो यहाँ का एंगुलर मोमेंटम हम ले सकते हैं, ठीक है। v1 का ले लेंगे अपन, तो करते हैं इसको। तो ये क्या हो गया, पाई ए बी अपॉन टाइम पीरियड इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम m v1 r1 अपॉन 2m, ठीक है। अच्छा, एम वी आर जो है उसमें अपन ने साइन थीटा नहीं लगाया, क्योंकि साइन 90 जो है वो 1 होता है, ठीक है। ये m कैंसिल हो गया, v1 और r1 की वैल्यूज डाल देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, v1 अभी अपन ने निकाला यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट gm बाई a 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू a इंटू 1 प्लस ई, ठीक है। अच्छा, अब एक रिलेशन और थी जो अपन ने शुरू में देखी थी, इलिप्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या था, बी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर होता है। ये रिलेशन अपन ने जो फर्स्ट लॉ डिस्कस कर रहे थे, है ना, इलिप्स का क्या नेचर होता है, वहां पे अपन ने डिस्कस किया था। तो अब ये हो गया एक्चुअली, इसको ये साइड्स को दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दें, है ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें और बी स्क्वायर की ये वैल्यू डाल दें, ठीक है। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, वो रिलेशन मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम इंटू ए क्यूब, ठीक है। तो ये थर्ड लॉ का फाइनल रिलेशन हो गया। जो ब्रैकेट वाली टर्म है वो कांस्टेंट है, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया, इसका इम्प्लीकेशन हो गया टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, जो आपका केपलर का थर्ड लॉ है, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया थर्ड लॉ का।